आप वाशिंगटन डीसी में हैं, कई महीनों से अमेरिका का प्रवास कर रहे हैं आप, और कुछ दिनों में आप वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस शिकागो को एड्रेस करेंगे। आप उसके बारे में कुछ बताना चाहेंगे? देखिए ललित जी, मैंने आज से ठीक 2 माह पूर्व भारत से शांति सद्भाव यात्रा शुरू की थी और अमेरिका, कनाडा दोनों ही देशों के विभिन्न शहरों में और अलग अलग क्षेत्रों के अंदर हम अहिंसा का, शांति का, सद्भावना का संदेश जो है, क्योंकि हमारी भारत की संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम का जिसका मूल नारा है और हमारे लिए पूरी दुनिया एक परिवार है, तो उस संदेश को लेकर के और उसी के अंतर्गत आज अमेरिका की राजधानी वाशिंगटन डीसी में इस यात्रा का आगमन हुआ है। और यहाँ के बाद में जैसा आपने कहा कि शिकागो में वर्ल्ड रिलीजन पार्लियामेंट होने जा रही है और इस बार वहाँ पर उद्घाटन सत्र में मैं स्पीकर के रूप में हूँ और इसके सिवाय क्लाइमेट चेंज पर, वर्ल्ड पीस पर, इंटरफेथ हार्मनी पर विभिन्न सत्रों को भी मैं संबोधित कर रहा हूँ। आज इस दुनिया में सबसे बड़ी ग्लोबल वार्मिंग की, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की जो प्रॉब्लम है, उसको ऊपर जब पूरी दुनिया के करीब करीब 80 देशों के 10,000 प्रतिनिधि उपस्थित हो रहे हैं और सारे फेथ लीडर बैठ करके इस पर अब वो समय आ गया है कि हमें एक ऐसा रोड मैप तैयार करना होगा कि जिससे कि हम आने वाली नई पीढ़ी को हम एक बेहतर समाज और दुनिया देकर के जा सकें। उसी तरह से आज अंतर धार्मिक सद्भाव की मौजूदा समय में जो हालात हैं पूरी दुनिया के, उस माहौल के अंतर, क्योंकि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। हम देख भी रहे हैं यूक्रेन और रशिया का युद्ध इतने लंबे समय से चल रहा है, कितने बच्चे अनाथ हो गए, कितनी बहनें असमय में विधवा हो गई और पूरी दुनिया की आर्थिक इकोनॉमी पर असर पड़ा है। और जबकि आखिर में बातचीत की टेबल पर आना है तो भला क्यों ही नहीं पहले से ही हम बातचीत की टेबल पर। इसलिए मैं समझता हूं और मेरा ये मानना है कि युद्ध, हिंसा और आतंक किसी समस्या का समाधान नहीं है। वार्ता के द्वारा, संवाद के द्वारा, पीस थ्रो डायलॉग के द्वारा हर समस्या को सुलझाया जा सकता है। और इसलिए विश्व धर्म संसद के अंदर इस मुद्दे पर भी मैं चर्चा करूंगा और साथ ही साथ विश्व शांति का जो मुझे विषय दिया गया है और हमारा संस्थान अहिंसा विश्व भारती भारत का पहला विश्व शांति केंद्र भी राजधानी दिल्ली, एनसीआर, गुरुग्राम में स्थापित करने जा रही है। आगामी दिनों में उसका उद्घाटन कार्यक्रम भी रहेगा और वहां से हम कैसे पूरी दुनिया में अहिंसा, शांति और सद्भावना का साम्राज्य हो, उसके लिए कार्य। लेकिन मेरा ये मानना है कि व्यक्ति केवल उपदेश से नहीं बदलता है, बदलाव के लिए प्रयोग जरूरी है। तो उसके अनुसंधान के लिए, उसकी रिसर्च के लिए और उसके साथ साथ पीस एजुकेशन जैसे कार्यक्रम, मैंने पिछले समय अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया था कि गन वायलेंस यहाँ की बड़ी प्रॉब्लम है अमेरिका की, किंतु गन तो एक इंस्ट्रूमेंट है, असली प्रॉब्लम है वो मस्तिष्क की है। क्योंकि यूनेस्को का संविधान भी कहता है कि युद्ध मैदान में बाद में लड़ा जाता है, पहले मस्तिष्क में उत्पन्न होता है। और केवल एक सन्यासी होने के नाते नहीं, मेडिकल साइंस आज इस बात को एक्सेप्ट करता है कि अगर स्टूडेंट का सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ज्यादा सक्रिय है या पैरासिम्पेटिक नर्वस सिस्टम, या तो वो हीन भावना में चला जाएगा, दब्बू रह जाएगा, या इतना अधिक आक्रामक बन जाएगा जैसा पिछले वर्षों टेक्सास में देखा, हमने वर्जीनिया में देखा। तो मेरा निवेदन ये है, मैं अमेरिका की सरकार से भी कहना चाहता हूं कि अगर रूट कॉज में जाकर के जब तक हम चिंतन नहीं करेंगे, क्योंकि हिंसा के भाव, एनिमल ब्रेन जो है वो हमारे इसी मस्तिष्क में है और जब जब एनिमल ब्रेन जागृत होता है तो व्यक्ति पार्श्विक वृत्तियों में जाता है। तो नियो कॉर्टेक्स परत भी हमारे इसी मस्तिष्क में आज अपेक्षा इस बात की है एनिमल ब्रेन को तिरोहित किया जाए, नियो कॉर्टेक्स परत को जगाया जाए। और उसके लिए, क्योंकि मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है वो केवल लेफ्ट हेमिस्फीयर को जगाने का काम कर रहा है, जो कि बुद्धि, गणित, तर्क के लिए रिस्पॉन्सिबल है, किंतु हमारा राइट हेमिस्फीयर जो इंट्यूशन पावर के लिए, जो स्पिरिचुअल डेवलपमेंट के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उस पर कोई ध्यान नहीं है। वर्तमान की शिक्षा प्रणाली शारीरिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, बौद्धिक शिक्षा पे ध्यान दे रही है, किंतु साथ में मेंटल डेवलपमेंट और इमोशनल डेवलपमेंट का प्रावधान जब तक नहीं जुड़ेगा। और इसलिए मैं निवेदन करता हूं, हमारा विश्व शांति केंद्र पीस एजुकेशन के कार्यक्रम, और मैंने अमेरिकी राष्ट्रपति से भी निवेदन किया
कि आप प्राइमरी स्कूल से वैल्यू बेस्ड एजुकेशन को इंट्रोड्यूस कीजिए, तभी जाकर के इस समस्या का समाधान हो सकता है। आप एक गन पे बैन लगाएंगे, वो दूसरी उठाएगा, दूसरी पे उठाएंगे, तीसरी उठाएगा। मूल समस्या मस्तिष्क के प्रशिक्षण की आज अपेक्षा है, आवश्यकता है, और हमारा विश्व शांति केंद्र इस दिशा में काम करेगा। और वो पीस एजुकेशन के कार्यक्रम फॉर चिल्ड्रन, फॉर यूथ, फॉर ह्यूमन, फॉर टीचर्स, फॉर इंजीनियर, फॉर फार्मर्स, सभी के लिए इस तरह के साइंटिफिक कार्यक्रम, प्रयोग आधारित कार्यक्रम जो व्यक्ति की आदतों को बदले, स्वभाव को बदले, चेतना को परिष्कृत करे, रूपांतरित करे, क्योंकि बदलाव प्रयोग से आता है। आज की 21st सेंचुरी में वर्ल्ड रिलीजन कांग्रेस का क्या रेलेवेंस है? विश्व धर्म सांसद की क्या महत्व है, क्या अपेक्षाएं हैं लोगों को? पहले तो मैं इस अवसर पर स्मरण करना चाहूंगा पूज्य स्वामी विवेकानंद जी को, जो 1893 में उन्होंने इसी विश्व धर्म संसद को संबोधित किया था। और उस समय जैन समाज की एक शख्सियत वीरचंद राघव जी गांधी, वीआर जी गांधी वहां पर उपस्थित हुए थे, और उन्होंने भाइयों और बहनों के रूप में संबोधित करके उस समय भी पूरी दुनिया को एक मैसेज दिया था कि कोई भी देश किसी के लिए व्यापार हो सकता है, हमारे लिए एक परिवार है। और मौजूदा समय में विश्व धर्म संसद की और अधिक प्रासंगिकता हो गई है, क्योंकि जिस तरह से हम देख रहे हैं आज धार्मिक असहिष्णुता का माहौल पूरी दुनिया में उग्र रूप लेता जा रहा है। ऐसे माहौल के अंदर जबकि धर्म जोड़ना सिखाता है, धर्म तोड़ना नहीं सिखाता है, धर्म के क्षेत्र में हिंसा, घृणा, भय और नफरत का कोई स्थान हो ही नहीं सकता। तो विश्व धर्म संसद के प्लेटफॉर्म से जब पूरी दुनिया के धर्माचार्य एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं, एक मंच पर आ रहे हैं, वो समय आ गया है। मैं अगर भारत के संदर्भ में कहूं, हमारे यहाँ पर राजनीतिक दल जो हैं 15, 20, 25 मिलकर के एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके साथ में सरकार चलाते हैं 5, 10, 15 वर्ष तक। तो भला धर्मगुरु मिलके काम क्यों नहीं कर सकते? बल्कि मैं विश्व धर्म संसद के जिस समय इंटरफेथ का प्लेनरी हॉल में सेशन है, मैं स्पीकर हूं, मैं निवेदन करूंगा सभी धर्माचार्यों से कि आइए हम मिलकर के काम करें, और मिलकर के काम करें। किसी भी देश की सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। मैं दरी जी हिंदुस्तान के संदर्भ में अगर आपसे कहूं, हमारे यहाँ पर उपासना के स्थान पर प्रतिदिन लाखों करोड़ों लोग जाते हैं, मंदिर, मस्जिद, चर्च, गुरुद्वारा, और ऐसे के अंदर हम जैसे धर्माचार्य अपने पास आने वाले श्रद्धालुओं को, अनुयायियों को अगर सही मार्गदर्शन करें तो सरकारें करोड़ों रुपए खर्च करके जो काम नहीं कर सकती, वो काम आसानी से हो सकता है। और मैं समझता हूं कि देखिए, व्यक्ति और व्यवस्था सरकारें कितनी भी बदल दो, जब तक उसको संचालित करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे, तो आज अपेक्षा है व्यक्ति निर्माण का काम धर्माचार्य संभाले, विश्व धर्म संसद उसके अंदर एक रोड मैप तैयार करके एक टाइम बाउंड कार्यक्रम बनाए, और प्रशासन का काम है व्यवस्था के सुधार का, और दोनों मिलकर के काम करते हैं तो मैं समझता हूं दुनिया के अंदर बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है, और हम भावी पीढ़ी को एक बेहतर दुनिया देकर के जा सकते हैं। आज की तारीख में विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? देखिए, विश्व की शांति में सबसे बड़ा चैलेंज तो एक विरोधाभास है। शांति की चर्चा सभी करते हैं, अहिंसा का फल सभी चाहते हैं, किंतु कितना बड़ा विरोधाभास है हमारी इस दुनिया का कि हर सरकार प्रतिवर्ष करोड़ों डॉलर नए शस्त्रों के निर्माण के लिए रिसर्च पर खर्च करती है, लेकिन आज पीस की रिसर्च पर क्या खर्च हो रहा है? आज अहिंसा की ट्रेनिंग पे क्या खर्च हो रहा है? हम अहिंसा के फल चाहते हैं, हम शांति के फल चाहते हैं, पर उसकी रिसर्च के लिए, उसके अनुसंधान के लिए, इसलिए मैंने निवेदन किया कि हिंसा और अहिंसा दोनों के भाव हमारे मस्तिष्क में हैं। आज उस अनुसंधान को आगे ला करके साइंटिफिक ढंग से उसके समाधान की दिशा में काम करने की जरूरत है। और दूसरे में ये एक धर्माचार्य होने के नाते मैं कहना चाहूंगा कि हमें ये संदेश जनता जनार्दन तक पहुंचाने का हमारा दायित्व है। हम सभी क्या हैं? हम धर्म ग्रंथों को मानते हैं, उसकी दुहाई देते हैं, किंतु उसके अंदर जो शिक्षाएं हैं वो जब तक जीवन व्यवहार के अंदर नहीं आएगी तब तक बदलाव नहीं आ पाएगा। इसलिए मैं ये कहना चाहूंगा कि जो महापुरुषों ने मार्गदर्शन किया है वो हमारे जीवन व्यवहार का विषय बने, और वो अगर बनता है तो आज ग्लोबल वार्मिंग की जो समस्या है, जलवायु परिवर्तन की, क्लाइमेट चेंज की, भगवान महावीर ने 6 जीव निकाय का सिद्धांत दिया था, पृथ्वी, पानी, अग्नि, वायु, वनस्पति, त्रस, और उन्होंने कहा था कि पदार्थ सीमित हैं, वो हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति कर सकते हैं,
किंतु असीम इच्छाओं की पूर्ति नहीं कर सकते, इसलिए भोग और उपभोग के सीमाकरण का सिद्धांत दिया था। अगर दुनिया उनके उस सिद्धांत को स्वीकार करे तो ग्लोबल वार्मिंग की बहुत बड़ी समस्या का समाधान हो सकता है। गरीबी और अभाव समस्या है, दो दुनियाएं हो गई, एक अमीर की एक गरीब की। उन्होंने कहा असंविभागी न हो तत्स मुख हो, जब तक तुम्हारा भाई भूखा सोया है और तुम भरपेट खाते हो, मोक्ष के अधिकारी नहीं हो। तो इस तरह से आज उन शिक्षाओं को समाज में ले जा करके उसको जीवन व्यवहार का विषय बनाएं, तभी बहुत बड़ा बदलाव आ सकता है। इस पूरी चीज़ों में भारत के जो धर्माचार्य हैं, धर्मगुरु हैं, उनका क्या रोल हो सकता है विश्व में शांति लाने के लिए? देखिए, भारत के धर्माचार्यों का बहुत महत्वपूर्ण रोल इसलिए हो सकता है कि भारत में सदैव सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामय, ये हमारा मूल मंत्र है सभी पूरी दुनिया को। और वसुधैव कुटुम्बकम की जब मैं बात कहता हूं, और इस समय भी हमारा भारत देश G20 की अध्यक्षता कर रहा है और उसका भी मूल मंत्र है वसुधैव कुटुम्बकम का, तो भारत के धर्माचार्यों का सबका आज भारत एक बहुत बड़ा लोकतांत्रिक मुल्क है। हालांकि वहां पर अनेक धर्म हैं, संप्रदाय हैं, रीति रिवाज हैं, उसके बावजूद हमारी खूबसूरती है अनेकता में एकता की, हमारी बहुलतावादी संस्कृति की, सर्वधर्म सद्भाव की। तो सारे धर्माचार्य मिलकर के इस प्रकार के संदेश को लेकर के आगे बढ़े तो निश्चित रूप से भारत की अति विशिष्ट भूमिका, और भारत जिस तरह से तेजी से विकास कर रहा है और आने वाले समय में भारत एक महाशक्ति निश्चित रूप से बनने जा रहा है, आर्थिक दृष्टि से, अन्य दृष्टियों से। लेकिन हम शक्ति संपन्न होकर के भी किसी पर हुकूमत के लिए नहीं, इस दुनिया को खूबसूरत बनाने के लिए उस शक्ति का सदुपयोग करें। तो हमारे भारत में, क्योंकि भारत आस्था प्रधान देश है, श्रद्धा प्रधान देश है, आज भी धर्मगुरुओं की कही हुई बात का बहुत बड़ा असर होता है। ऐसे के अंदर भारतीय सन्यासियों का बहुत बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है और हम संयोग से इस बार जब पार्लियामेंट हो रही है, उसी के कालखंड के बीच में 15 अगस्त का दिन भी आएगा। हम वहां बैठ करके सारे धर्माचार्य, मैंने उन्हें आमंत्रित किया है जैन सेंटर शिकागो के अंदर भी, समापन के साथ में हम बैठ करके एक ऐसा रोड मैप बनाएंगे कि जो भी आज अपेक्षा, हम धर्म को अध्यात्म से कैसे जोड़ें, धर्म को विज्ञान से जोड़ें, धर्म को सामाजिक कुरीतियों के निवारण का माध्यम बनाएं। तो इस प्रकार की जो समस्याएं हैं, चाहे ग्लोबल वार्मिंग की हो, चाहे हिंसा की हो, चाहे गरीबी और अभाव की हो, उसके निवारण में भी धर्म स्थान और धर्माचार्य बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकते हैं। भारत ने जो पिछले 75 सालों में प्रगति की है और खासकर पिछले 10 सालों में, उसके बाद भारत का एक प्रभाव विश्व में बढ़ा है, इसमें कोई दो मत नहीं है। तो इस ये भारत जो है सो विश्व में शांति के लिए क्या रोल अदा कर सकता है? देखिए ललित जी, आपने बहुत बिल्कुल ठीक कहा कि पिछले 75 वर्षों में जो विकास और कालखंड, और मैं अगर अपने जीवन काल की बात करूं, मैं आज से 40 साल पहले जैन सन्यासी की भूमिका में आया। मैंने करीब 22 वर्ष तक पैदल पदयात्राएं की, 20,000 किलोमीटर मैंने पदयात्राएं की है भारत भर का भ्रमण करते हुए। मेरे मन में एक विचार था कि भगवान बुद्ध और भगवान महावीर दोनों समकालीन हैं। बौद्ध धर्म पूरी दुनिया में फैल गया, जैन धर्म जबकि साइंटिफिक होने के बावजूद, मोस्ट रिलेवेंट और प्रासंगिक होने के बावजूद एक सीमित क्षेत्र में रह गया और उस पीड़ा से वाहन विहार को एक्सेप्ट किया। हमारी परंपरा से सबसे पहले आचार्य सुशील मुनि जी, गुरुदेव चित्रभानु जी करीब 50 वर्ष पूर्व इस वाहन विहार को उन्होंने एक्सेप्ट किया था। और मैंने देखा है, जब मैं पहली बार 2007 में अमेरिका आया था और आज जब 2023 में मैं आपसे चर्चा कर रहा हूं, मैं ये कह सकता हूं अपने अनुभव से, भारत के प्रति, भारतीय लोगों के प्रति लोगों का दृष्टिकोण बदल गया। एक नया आदर का भाव है, एक नया सम्मान का भाव है, और भारत कहते ही एक अलग प्रकार का जो है लोगों का सम्मान मिलता है। और यही कारण है कि मेरी संस्था अहिंसा विश्व भारती पूरी दुनिया में भगवान महावीर का 2550वां वर्ष आ रहा है अभी, और उसको विश्व मैत्री वर्ष के रूप में मनाने जा रही है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। और उसका पहला कार्यक्रम आपको बताऊं, कनाडा की पार्लियामेंट ऑफ ओंटारियो के अंदर हो रहा है। दूसरा कार्यक्रम अमेरिका के न्यूयॉर्क के CGI कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया के अंदर हो रहा है। और पूरी दुनिया में हम इस संदेश को लेकर के जा रहे हैं। आज भारत के प्रति, भारत की प्राचीन ज्ञान विज्ञान की परंपरा के प्रति, और मैं आपको कहूं खासकर कोविड काल के बाद में
भारतीय मूल्यों के प्रति, भारतीय जीवन शैली के प्रति, जैन जीवन शैली के प्रति एक नया आकर्षण पैदा हुआ है। और उस आकर्षण के कारण से आज हम देख रहे हैं, हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने यूनाइटेड नेशंस में एक प्रस्ताव रखा था कि योग को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाए, और 2014 में रखा, 15 से वो शुरू हुआ। हालांकि मेरा वो सौभाग्य रहा है कि मैंने पहले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को यूनाइटेड नेशंस हेडक्वार्टर से संबोधित किया, और इस बार मैं माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ वहां पर उपस्थित था। हम सब ने योग किया। आज मेडिटेशन के प्रति, योग के प्रति, आयुर्वेद के प्रति, नेचुरोपैथी के प्रति, ऑर्गेनिक के प्रति जिस तरह से एक आकर्षण, बल्कि वेलनेस एक बड़ा उद्योग बनता जा रहा है, तो ऐसे के अंदर ये बहुत बड़ी संभावना भारत के लिए, भारत आने वाला न केवल आर्थिक महाशक्ति के रूप में, बल्कि भारत जो है एक ऐसी शक्ति के रूप में जो पूरी दुनिया को बेहतर बनाने की दिशा में भूमिका अदा कर सकेगा, मुझे ऐसा लगता है। और सौभाग्य से हमें विजनरी जो नेतृत्व मिला है, उस नेतृत्व के कारण से जो है भारत तेजी से आगे बढ़ रहा है। जब हम प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का रिलेशनशिप है जो भारत के धर्म गुरुओं के साथ है, उसको आप दूसरे पहले जो प्रधानमंत्री रहे हैं उसके साथ कैसे कंपेयर करेंगे आप? देखिए, हालांकि मैं अपनी बात या अपनी परंपरा की करूं, शुरू से ही मेरी परंपरा का संबंध पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र बाबू से लेकर के, प्रथम प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू से लेकर के, और वर्तमान के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तक बराबर संबंध रहा है। हालांकि हम लोग दलगत राजनीति से कभी नहीं जुड़े हैं, लेकिन समाज के कल्याणकारी कामों के अंदर हमारे प्राचीन समय में भी राजा महाराजा धर्माचार्यों के पास जाते थे मार्गदर्शन लेने के लिए। तो सरकार कोई भी हो, लेकिन सरकार लोक कल्याणकारी कामों को आगे बढ़ाए, उस दिशा में चिंतन मंथन संवाद जो है समय समय पे चलता रहता है। और संयोग सौभाग्य से देश को अनेक ऐसे, मैं किन किन का स्मरण करूं, डॉक्टर राजेंद्र बाबू का करूं, या मैंने स्वयं ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम साहब के साथ बहुत काम किया है। हालांकि जितने भी कालखंड में मेरे संन्यास के बाद में राष्ट्रपति बने, उन सबसे संवाद रहा है। 40 साल हुए हैं, 8 राष्ट्रपति हुए हैं, सबके साथ काम करने का सौभाग्य मिला मुझसे। ऐसे इससे पूर्व डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के साथ, वाजपेयी जी के साथ भी मैं एक ही कहना चाहूंगा, एक सन्यासी होने के नाते, कि हम सबका, और नरेंद्र मोदी जी की ये विशेषता है कि उनका खुद का बैकग्राउंड जो है वो स्वयं आध्यात्मिक विचारों के रहे हैं। प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री से पूर्व भी उनका व्यक्तिगत जीवन जो है, और आपने भी देखा होगा जब वो यहाँ आते हैं यूनाइटेड नेशंस के अंदर सितंबर अक्टूबर माह में, उनके नवरात्रि के उपवास होते हैं, तो वो उन मूल्यों को जीते भी हैं। और जब भला धर्म और अध्यात्म को कोई जीता है तो निश्चित रूप से वो एक नए बदलाव की ओर दुनिया को लेकर के जाता है। भारत उनके प्रधानमंत्री नेतृत्व काल में किस तरह से आगे बढ़ रहा है? नहीं, भारत, मैंने अभी एक शब्द कहा था ललित जी, कि किसी भी समाज और देश को जब विजनरी नेतृत्व मिलता है तो वो समाज और देश आगे बढ़ता है। हमने देखा है किस तरह से उन्होंने अलग अलग समय पर अलग अलग योजना, स्टार्टअप से लेकर के, जल धन योजना से लेकर के, अलग अलग उज्ज्वला योजना से लेकर, कितनी योजनाएं लेकर के वो आते हैं हमारे बच्चों के लिए, हमारे युवाओं के लिए, सभी समाजों को। यही तो नेता का काम होता है कि पूरे समाज को जागृत करना, जीवंत करना। तो निश्चित रूप से आज विजनरी जो नेतृत्व है, उस नेतृत्व के कारण से देश तेजी से आगे बढ़ रहा है। और देश के अंदर इस माटी की ये खूबी है, अनंत संभावनाएं हैं ये देश के अंदर। और हमारी युवा शक्ति जो है वो अपने आप में मैं कह सकता हूँ कि हमारी युवा शक्ति की बदौलत आने वाले 2030-40 तक भारत जो है देश का, पूरी दुनिया का जो है एक शक्तिशाली महाशक्ति के रूप में स्थापित होगा, आर्थिक दृष्टि से भी और सामरिक दृष्टि से भी, हर दृष्टि से। ये बात सही है कि आप एज ए धर्म गुरु जो है सो दलगत राजनीति से दूर रहते हैं, उसके ऊपर हैं, बट आप लोगों का एक और काम रहता है कि जो समाज किस तरह से आगे बढ़े, विश्व में किस तरह से शांति हो, राइट? तो उस परिप्रेक्ष्य में जब 2024 में भारत में इलेक्शन होगा, मार्च अप्रैल मई में जब भी होगा, उस समय के लिए आपकी भारत की जनता के लिए क्या मैसेज है? नहीं, मैं भारत की जनता के लिए कहना चाहूंगा कि वो अपने कीमती वोट का प्रयोग जरूर करें, नंबर 1। दूसरे में वो अपने कीमती वोट का प्रयोग करते समय ये ध्यान रखे कि जो जातिवादी जुनून और सांप्रदायिक कट्टरता से परे लोग जो हैं, जो नशा मुक्त हैं, जो ईमानदार हैं, जो चरित्रवान हैं, उस तरह के
यानी कहने का मतलब अच्छे व्यक्ति का चयन करे। और जब अच्छे, क्योंकि मैंने पहले भी कहा है कि व्यवस्थाएं कितनी बदल दें, अगर उसको संचालन करने वाले हाथ पवित्र नहीं होंगे तो व्यवस्था को बदलना भी अपर्याप्त होगा। इसलिए मैं कहना चाहूंगा, अच्छे लोगों को चुन करके लाएं और कीमती वोट का प्रयोग जरूर करें। लोकतंत्र के अंदर पहले राजा रानी के पेट से पैदा होता था, अब राजा मतपेटी से पैदा होता है। इसलिए इस ताकत को पहचानिए और अपने मत का सदुपयोग कीजिए और एक अच्छे उम्मीदवारों को आगे लेके आइए, जिससे कि हमारा समाज, हमारा देश जो है और अधिक अच्छा बने। धन्यवाद, थैंक यू सो मच, थैंक्स अ लॉट।